हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी साइंस का एक सीरीज चल रहा है आपका अनस्टॉपेबल, ठीक है। और इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे आपके एग्जाम तक, चाहे ये सीरीज पार्ट 1 से लेके 500 पार्ट तक बन जाए, इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। वैसे तो 500 बनना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि 500 पार्ट से इस वीडियो के बन जाए, बट कोशिश रहेगी ना कम से कम इसके ऊपर 100 वीडियोज बने। और यही मैं एक चीज आपसे उम्मीद रखूंगा कि इस 100 वीडियोज में एक दिन में मैं 50 या 100 क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूँ। मैं बहुत बीबीआई क्वेश्चंस मैक्स से मैक्स ना 30 जाऊंगा मैक्सिमम एक वीडियो के अंदर। 20, किसी में 20 होंगे, किसी में 25 होंगे, किसी में 30 होंगे, बिकॉज मेरे को टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है मेरे पास। तो इस सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड करते जाऊंगा। तो टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A2Z स्टडी, आपको मिल जाएगा। और वीडियो अपलोड होने के रात में, ठीक है, वीडियो कभी भी अपलोड हो, पीडीएफ जनरली आपके रात के 10 बजे के बाद ही अपलोड होंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और इसके नोट्स बनाते जाना। खाली पीडीएफ पीडीएफ से कुछ नहीं होता, नोट्स कॉपी पे बनाते जाओ। डेली आप 20-25 क्वेश्चंस नहीं लिख सकते हो और उसके आंसर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। देखो, ये दो चीजें पढ़ लेना, अनस्टेपेबल सीरीज और साथ में हमारी जो साइंस की पेड पीडीएफ आ जाएंगे जब एग्जाम हम बना देंगे, तो हम बता देंगे, अभी बनी नहीं है वो वाली। इसके अलावा साइंस में आपके पास 10 में 10 सही होना 100% श्योर है कि 10 में 10 सही होंगे, ठीक है। चलो फिर, चाहे आप जीडीडीबी आंतरिक किसी का भी एग्जाम दो, सेक्शन 1 में साइंस आता ही है ये वाला। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो हमारी पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, देखो पेड बैचेस जो ज्वाइन कर चुका है वो रिलैक्स है, क्योंकि पिछले देखो अभी भी हमने दिखाया था ना, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी स्टेज 3 से रिलेटेड। स्टेज 3 से रिलेटेड वो किसके लिए थे भाई, मैंने रिजल्ट भी दिखाया था कि फाइनल जिसका सिलेक्शन हो गया है। तो बच्चे हमारे पास से पढ़ के कोस्ट अकेडमी में अब जा रहे हैं यहाँ पे फाइनल मेडिकल के लिए, स्टेज 3 के लिए, समझ रहे हो। ऑलमोस्ट वो सिलेक्टेड ही है। अगर मेडिकल में वहां पे फाइनल कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हुआ तभी अनफिट करेंगे। 99%, 99.9% वो सिलेक्टेड है अब, ठीक है। तो यही सब सीन है यहाँ पे। अब देखो, अगर आप भी चाहते हो सिलेक्शन लेना सेक्शन 1 में, आराम से 55 के आसपास स्कोर करना, बढ़िया से पढ़ के, बढ़िया सी गाइडेंस के साथ। यूट्यूब पे और पेड बैचेस में क्या फर्क है बताता हूँ। यूट्यूब पे आपको एफर्ट 2x लगाना पड़ेगा, जितना आप पेड बैचेस में लगाते हो कम टाइम में ज्यादा ज्यादा चीजें तैयारी हो जाएंगी। यूट्यूब पे आपको दुगना करना पड़ेगा, बिकॉज आप हो सकता है कि आप जब ज्वाइन करो तब तक कुछ क्लासेस हो चुकी होंगी, या फिर आप शुरू से हो तो उसके बाद कुछ वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ना मिले, या फिर वीडियो बहुत ज्यादा ढूंढना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, बीच में ऐड है। तो पेड बैचेस का यही फर्क है कि कोई रोक टोक नहीं, जब आपको मन कर रहा है तब जाके आप वीडियोज को डाउनलोड करके पढ़ो। रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे हम लोग, टेस्ट सीरीज भी दे देंगे इसी के अंदर। इसी के अंदर हम लोग पीडीएफ वगैरह दे देंगे, बहुत ज्यादा कुछ खोजना नहीं है अलग से। एक बार सेक्शन 1 के लिए इन्वेस्ट करो अपने लाइफ में, जस्ट 900 प्लस जीएसटी 24 रुपीज, 924 रुपए, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन कंप्लीट सेक्शन 1 की। और आपको पता है सेक्शन 1 बहुत ही बीबीआई रोल प्ले करता है, जीडी और यांत्रिक के लिए तो और भी ज्यादा। डीबी में तो सेक्शन 1 है ही, उनको पढ़ना ही है, लेकिन जीडी और यांत्रिक के लिए सेक्शन 1 क्यों बीबीआई रोल प्ले करता है, बिकॉज मेरे को यहाँ पे 55 प्लस स्कोर कर जाएंगे सेक्शन 1 में, तो बाकी सेक्शन 2, 3, 4, 5 जो भी है कम स्कोर भी किए, सिलेक्शन हो गया। अगर आपको ज्वाइन करना है बैचेस को तो A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप यूज करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, व्हाट्सएप को के मैसेज करोगे 7279047787, हमारी टीम आपको पूरी मदद करेगी बैचेस में पहुंचाने तक, ठीक है। उसके बाद भी सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल एसिड, मतलब कौन सा इनमें से ऐसा कौन सा है एलिमेंट है जो सभी एसिड के अंदर पाई जाता है, बताओ। ये सारे सवाल बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है ये भाई, बहुत बार एग्जाम में आपके रिपीट हुए। बताओ कौन सा एसिड है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो सारे, जो मतलब वो जितने भी एसिड होते हैं ना उसके अंदर कॉमन मिल जाते हैं, वो होता है हाइड्रोजन। ये समझ में आ रही है, हाइड्रोजन भैया जो है ना, तो वो आपका हर एसिड में लगभग मिल जाएगा। आप HCl देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बोलते हैं, HCl। फिर बोलता हूं मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ BH, यहाँ पे BH, सभी हम लोग सभी एसिड के अंदर आपको, ये सभी एसिड है और भी बहुत सारे एसिड है, एसिडिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सब में आपको कहीं ना कहीं H भैया मिल जाएंगे, हाइड्रोजन। फिर कह रहा है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर लेप रखा गया, ये पिछली बार सवाल पूछा गया था, ठीक है। ये पिछली बार ही पूछा गया था कि नॉन स्टिक जो खाना बनाने वाली बर्तनें होती है ना, नॉन स्टिक वाले, उनपे किस चीज का लेप होता है बताओ। वो कोटेड होते हैं, ब्लैक ब्लैक दिखते हैं ना, वो किस चीजों का होता है। कुछ लोग कहते हैं ब्लैक पेंट होगा महाराज, नहीं, वो ब्लैक पेंट नहीं होता है। कुछ लोग ब्लैक पेंट करके आ गए थे, ठीक है, वो टेफ्लॉन होता है। आपका आंसर अगर टेफ्लॉन था पिछली बार तो आपका सही हुआ होगा, अदरवाइज इस बार भी एग्जाम देने वाले होंगे आप, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चंस आपने गलती किए थे, याद रहेगा आपको। आगे देखो, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट एक साथ क्या कह सकते हैं इनको, ये समस्थानिक है या फिर ये आइसोमर्स है या फिर आइसोमर्स है या फिर एलोट्रॉप्स है। भाई देखो, एक आपने नाम सुना होगा कार्बन, ठीक है।
अब कार्बन के बहुत सारे अप्रूप होते हैं, कार्बन अपना भी एक अप्रूप है, जैसे कोयला वो भी एक प्रकार का कार्बन ही है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका डायमंड है, हीरा, ये भी एक प्रकार का कार्बन का ही अप्रूप है, एल्ट्रॉप है ये। इसके अलावा आपका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी क्या भैया कार्बन का ही एलोट्रॉप है, ठीक है। तो ये सारे कार्बन के क्या है अप्रूप है, हिंदी में इनको अप्रूप कहते हैं, इंग्लिश में इनको एट्रॉप्स कहते हैं। ये इन सभी के क्या है कार्बन के ही सब क्या है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है अप्रूप है, चीजें याद रहेंगी आपको। चलो जैसे कह रहे हैं सोडा वाटर में क्या होता है, सोडा वाटर में कहोगे वाटर होता है सोडा होता है, भैया उतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देखा उबाल मारता है ये, ठीक है। एक चीज मैं बताऊं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे और कार्बन एसिड दो चीजों में फर्क होता है। यहाँ पे आपको आंसर आपको दिख रहा होगा ये, बट ए नहीं है, गलत बाय मिस्टेक ये टाइप हुआ है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बनिक एसिड नहीं होता, तो ये चीज गलत है, कार्बनिक एसिड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा ये सारी चीजें करेक्शन करके मिलेंगे, टेंशन मत लेना, यहाँ पे गलत है तो पीडीएफ में नहीं, ये टाइपिंग वाले भैया बाय मिस्टेक टाइपिंग कर देते हैं कुछ भी, बट मेरे को तो सारा याद रहता है तो मैं आपको सही बता देता हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है पानी की स्थायी कठोरता होती है जो दूर करने के लिए क्या मिलाना चाहिए। देखो स्थायी कठोरता से क्या प्रॉब्लम क्या होता है ये बताओ। प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब हम मान लो कि बहुत ज्यादा उसमें हार्डनेस आ गया किसी वाटर के अंदर, तो मान लो हम किसी काम को करके हम हाथ धो रहे होंगे तो वो साबुन का झाग नहीं बनेगा, या फिर हम कपड़े धो रहे हैं, जब सरफ साबुन के झाग नहीं बने तो कपड़े साफ नहीं होंगे। जब बहुत सारे रीजन है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है पोटेशियम पर मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं मिक्स करते हैं, उसके अंदर नींबू और फिटकरी नहीं, उसके अंदर क्या सॉरी मैंने एक चीज मिस्टेक किया यहाँ पे, पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। रीजन देखो सोडियम कार्बोनेट, कल भी मैंने ये चीज, कल भी नहीं या फिर आज भी मैंने इसको ना मॉक टेस्ट के दौरान पढ़ाया था और मैं फ्लो में बोल गया पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं जिसको हम सोडियम कार्बोनेट क्या कहते हैं धोवन सोडा। मैं अभी धोवन सोडा ना पोटेशियम पर मैग्नेट के बोल देता, अभी फ्लो में हो जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट को मैं धोवन सोडा बोल देता, जबकि वो गलत है। देखो दो सोडियम के कार्बोनेट बनते हैं, पहला सोडियम कार्बोनेट सेकंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीजें मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा जिसको हम लोग जनरली वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा जिसको जनरली हम लोग किसके नाम से जानते हैं भाई, आप बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। चीजें समझ में आ गई। अब सवाल आता है ना कि यहाँ पे ठीक है तो आपने पोटेशियम पर मैग्नेट क्यों बोला, बोला तो फ्लो में निकल गया। तो अस्थायी कठोरता को निकालने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब सवाल आता है ठीक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अब ये सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है भाई Na2CO3, इन दोनों को आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी और 2-3 बार जोर डाल दिया आप पे, ये चीजें याद हो जाएंगी। जो मेरे से देखो मिस्टेक होता है ना तो मेरे को लगता है कि आपके माइंड में कहीं बैठ मत जाए, इसलिए मैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ कि वो चीजें आपके माइंड में आ गई तो निकल जानी चाहिए। तो पानी की कठोरता हटाने के लिए या फिर कपड़ों को धोने के लिए जिस सोडा का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग धोवन सोडा के नाम से जानते हैं। उसकी सूत्र होती है Na2CO3। और जो हम लोग खाना में मिलाते हैं जैसे बेकरी वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, केक्स वगैरह को थोड़ा सा क्या कहते हैं ना स्पंज टाइप का बनाने में वो होता है, और ये बहुत सारी चीजों में डाली जाती है। इसको पाव रोटी आपने देखा होगा वो फुल जाता है, वो सब कमाल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का जिसका फॉर्मूला होता है NaCO3। चीजें क्लियर है। आगे देखो 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, और कौन सा जो कि एल्यूमिनियम का है बताओ, गैलेना, कैलामाइन, बॉक्साइड और कैल्साइड। तो बॉक्साइड जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या भाई एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये चीज याद रहेगा आपको। गैलेना सभी सवाल पूछता है जो कि एक लेड का मतलब एक शीशा का क्या है और है अयस्क है, ठीक है। तो बॉक्साइड इसका सही है, ठीक है। आगे देखो कह रहा रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, रेडियम किससे मिलता है बताओ, लाइमस्टोन से, हेमेटाइट से, पिंच ब्लेड से या फिर रूटाइल से, बताओ। तो ऑब्वियसली चीज है रेडियम जो मिलता है पिंच ब्लेड से मिलता है, ये याद रहेगा आपको पिंच ब्लेड। रेडियम कहां से मिलता है पिंच ब्लेड से, ठीक है। तो चीजें आप याद रखना। आपको मैंने ये बोला बॉक्साइड से क्या मिलता है आपको एल्यूमिनियम, गैलेना से शीशा, फिर बहुत सारी चीजें मैं आपको एक साथ याद दिलवा दूं लेकिन याद नहीं होगा, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है पहले वो याद करो। पिंच ब्लेड से मिलता है रेडियम, जो चीजें मैंने यहाँ पे बोला एक्स्ट्रा में गैलेना उसको नोट कर लो। गैलेना किसका अयस्क है भाई, लेड का, जिसको हम लोग शीशा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो 8 नंबर सवाल कह रहा है देखो कमरे के तापमान पर तरल रूप में क्या होता है। अब बोलोगे जो होता है आपने तो ऑप्शन में दिया नहीं, देखो भाई पहली बात तो एक चीज होता है कमरे के टेम्परेचर में बहुत सारे एलिमेंट जो है ना कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आप सोच रहोगे कि एक मेटल होता है
मेटल होता है क्या भैया, मरकरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा के नाम से जानते हैं। और नॉन मेटल एक होता है क्या, ब्रोमीन, ठीक है, हम लोग जिसको ब्रोमीन कहते हैं, हम लोग ब्रोमीन। तो ब्रोमीन होता है नॉन मेटल, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। मेटल एक होता है जो मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन ना तो मरकरी हमारे पास है, ना ही हमारे पास ब्रोमीन है। तो फिर क्या करें, देखो क्या दुनिया में यही चीज है जो लिक्विड फॉर्म में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो वो है फ्रेंसियम। इसके अलावा सीजियम, ऐसे बहुत सारी चीजें जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जिनमें से फ्रेंसियम भी एक क्या है, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। चीजें याद रहेगी, और इनको हम लोग आवर्त सारणी में, ठीक है, एफआर से डिनोट करते हैं। चीजें याद रहनी चाहिए आपकी। फिर कह रहा बताओ निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सूर्य की क्रोमोस्फीयर में खोजी गई थी। भाई सूर्य के अंदर क्या होता है, पहले तो एक हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला है, ठीक है। अब बताओ इसके अलावा क्या आपको नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन मिलेगा, नहीं। हाइड्रोजन और हीलियम है, इसके अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है ना इंग्लिश उसका, हाँ। दो चीज होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के अंदर देखो फ्यूजन नहीं होता, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, फ्यूजन होता है। सूर्य जो होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है, FUSION, ठीक है। अब ये चीजें क्या, फ्यूजन और फ्यूजन में क्या फर्क, मैं बताता हूँ आपको। हिंदी समझ जाओगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझाना है ना। जो हाइड्रोजन और हीलियम के जो बीच में होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संलयन कहते हैं। और एक होता है विखंडन, जो यूरेनियम के अंदर होता है, विखंडन, ठीक है, विखंडन है। इसके बीच में क्या होगा, फ्यूजन के बीच में होता है, दो एटम एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, और टकरा के क्या होंगे, टूटेगा नहीं कोई, बिना टूटे क्या करेंगे, हैवी एनर्जी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब फ्यूजन के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस टूटेगा और हैवी एनर्जी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। चीजें समझ में आ रही है, चलो। जो कि जितने यूरेन जो होता है ना आपका, ये हाइड्रोजन बम जो बना है वो भी फ्यूजन के, संलयन के बेस पे बना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हीलियम हो गया। मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, उनको नोट करो कॉपी पे। जो चीजें मैंने अभी ऑरली बताई, वर्बली बताई, वो आपके एग्जाम में आएगी 100%। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होता है। और क्या, जो जो चीजें बताई आप नोट कर लो, इतना याद थोड़ी मैंने क्या क्या बताया अभी। अब देखो निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में कहते हैं, वो होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड। मैं यहाँ पे इसका सूत्र नहीं बताऊंगा, बिकॉज बहुत ही ईजी सा होता है। अब आपका काम है बताने का कि नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग, इसका सूत्र क्या होता है, बताओ मेरे को जल्दी से, फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ही मतलब 2 लेटर का, 2 लेटर का आप बना लोगे अल्फाबेट के। अब भाई कह रहे हैं आतिशबाजी में हरी लौ किसके कारण, देखो आप जब भी बम्स वगैरह फायर वर्क जब करते हो, बम फोड़ते हो ना, जैसे दिवाली में, तो उसमें से देखा होगा अपने हरा ग्रीन ग्रीन भी निकलता है बाहर फूटने के बाद। तो वो ग्रीन ग्रीन किसके वजह से होता है, वो बेरियम की वजह से होता है। याद रहेगा वो किसकी वजह से होता है, बेरियम की वजह से होता है। एलपीजी में क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी के जो मुख्य घटक है, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एलपीजी के जो 3 मुख्य घटक हैं वो क्या है, मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन किस ऑप्शन के अंदर है, तो डी के अंदर है। ये तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है, और कभी कभार इसको उल्टा दे देगा। देखो ऐसे डालेगा, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन डाल के, और एक कुछ और भी डाल देगा, ठीक है। और बोलेगा बताओ एलपीजी का इनमें से कौन सा एलपीजी में नहीं होता है, तो मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन होता है। ये चीज पता होगा तो फिर फोर्थ ऑप्शन को जो भी होगा उसको एलिमिनेट कर पाओगे आप। 30 नंबर कह रहा है वो कौन सा धातु है जो बड़े शहर की हवा को प्रदूषित करता है। बड़े शहरों में क्या होता है ना कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होती है, गाड़ियों का आवाजाही या फिर जो भी चीजें, गाड़ी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब उसमें से जो निकलता है धुआं, वहां से ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि पेट्रोलियम जो बनता है उसमें कुछ शीशों का भी, शीशा का भी अंश होता है, जो लेड निकलता है वहां से। चीजें समझ में आ रही है, तो लेड की वजह से होता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो लेड की वजह से बहुत ज्यादा वहां की एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। फिर बेल धातु क्या है, देखो बेल धातु क्या है ना कि एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आपको क्या ही समझाओ, जैसे घंटी वंटी बनता है ना, वो बेल धातु से ही बनता है, बेल मेटल से बनता है, जो कि जिंक एंड कॉपर का क्या होता है, मिश्रण होता है। जिंक एंड कॉपर का क्या होता है भैया, ये मिश्रण होता है। चीजें याद रहेंगी आपको। जिंक और कॉपर का मैंने बोला ना आपको, एक सेकेंड, जिंक और कॉपर नहीं, मैंने यहाँ पे गलत बोला है, यहाँ पे टीन एंड कॉपर होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कितना कितना के रेशियो में रहता है। टीन एंड कॉपर, कॉपर एंड टीन, और टीन और कॉपर जो भी होगा, अगर मान लो टीन और कॉपर को हमने मिक्स किया। अब देखो जब मैं स्पीड में सोचता हूँ ना, कम टाइम के अंदर जल्दी जल्दी करूँ, तो मैं बोल देता हूँ कभी इधर उधर, ठीक है। तो ये चीजें बट मैं करेक्शन करा दूंगा, कुछ मैंने गलती जबरदस्ती बोल दिया उसको मैं करेक्शन करा दूंगा। टीन और कॉपर को जब मिलाया जाता है वो जनरली 1:4 के रेशियो में होता है। इसके अंदर कॉपर अगर 4 है
अगर मान लेते हैं इस यूनिट पे आप मेजर करो 4 kg कॉपर लेते हो तो 1 kg आपको टीन लेने होंगे, ठीक है ना। मतलब अप्रोक्सीमेटली जो अगर ले लेते हो 78% कॉपर है तो आपके कितने हो जाएंगे, 22% क्या हो जाएंगे भाई, लगभग लगभग टीन हो जाएगा इसके अंदर। ये चीजें इतना डिटेल में मैंने बता दिया, तो इसको याद रखोगे आप, ठीक है। इसको बेल मेटल कहते हैं, और बेल मेटल का यूज क्या है भाई, जैसे घंटी वंटी बनाने में इसको यूज करते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु होती है, तो सबसे हल्की धातु कौन है, थोड़ा मैं अब रिलैक्स होकर पढ़ाऊंगा, जल्दीबाजी नहीं, मुंह से गलत आंसर निकल जा रहा है। वो लिथियम होता है, पता है आपको लिथियम क्या है, सबसे आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में रहती है। अब तो ये चीजें बता दो कि जनरली वो कौन सी धातु है, जो कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो मरकरी, रूम टेम्परेचर पे वो धातु भी पूछ रहा है, मेटल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो मेटल कौन सी होती है, मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं, और नॉन मेटल कहेगा, अधातु कहेगा तो आप क्या कहोगे, ब्रोमीन कहोगे, ठीक है। चलो अब मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जल्दीबाजी में मेरे से मुंह से निकल जा रहा है उल्टा सीधा आंसर, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लो अभी तो मैं पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने गलती बता दिया, कभी ऐसा हो कि मैं उस चीज को भी कैच ना कर पाऊँ कि मैंने गलती बोल दिया, तो फिर उससे आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो सकती है। मान लो आपने वही याद कर लिया, तो बताओ ओजोन दिवस कब मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं भाई, 16 सितंबर को, और ये चीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखोगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, फिर अगला सवाल क्या है, अगला क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्या बिल्कुल यहीं पे, हाँ आ गया, थोड़ा डिले करके आ गया लेकिन आ गया। देखो अभी अगला सवाल कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सेल मानी जाती है ऑस्ट्रिच के अंडे को, जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक सेल से बना होता है, जो भी अंडा है ना उसके अंदर, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते नहीं, उसके अंडे में एक ही सेल है, सिंगल एक सेल है, जो कि सबसे बड़ा सेल है वो, ठीक है ना। चलो फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, बढ़िया से पढ़ते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, और फुल्लेरिन भी है, बकमिस्टर फुल्लेरिन आपने पढ़ा है ना, बकमिस्टर फुल्लेरिन आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ बकमिस्टर फुल्लेरिन क्या चीज है। ये भी एक कार्बन का अपरूप है, आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, जनरली ये फुटबॉल की तरह दिखता है, ठीक है, फुटबॉल की तरह संरचना वाला क्या है भाई, एक कार्बन का अपरूप है, जिसको हम लोग शॉर्ट में फुल्लेरिन्स लिखते हैं। और एक इंसान थे बकमिस्टर ऐसे करके, फुल्लर करके नाम था, उन्हीं के आधार नाम पे रखा गया जिन्होंने खोजा था। ग्लास कोई भी टाइप का कार्बन का अपरूप नहीं है, तो डी इसका आंसर सही है। 20 कह रहा है आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, आवर्त सारणी में टोटल कितने ग्रुप्स हैं, ये चीज बताओ अगर आपको पता होगा तो। टोटल कितने, 18 ग्रुप्स है, अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता हो तो याद रख लो, आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप्स है, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बच्चे कुछ भी आंसर कर देते हैं, कुछ 24 कर देते हैं, 25 कर देते हैं, नहीं याद रहता है तो। बाकी चलो 20 में से आज कितने आपके सही हुए जल्दी से कमेंट करके बताओ, और पेड बैचेस के अंदर आ जाओ, जिसको जिसको अगर प्रॉपर डिटेल में अगर स्टडी करनी है और सिलेक्शन लेना है, तो पेड बैचेस को ज्वाइन करोगे तो जिस दिन बाई करोगे उस दिन से अगले 1 साल तक आपकी क्लासेस वैलिड रहेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, वीडियो शेयर कर देना।